नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशनल। हमारे इस खास बुलेटिन में स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की और साथ ही उन्हें इजराइल की जनता को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। दोनों नेताओं ने आने वाले वर्ष में भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने के अपने साझा संकल्प को भी दोहराया। ये वार्ता दोनों देशों के बीच मित्रवत संबंधों और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार 30 से 50 मिलियन बैरल तेल निकालकर अमेरिका भेजेगी और इस तेल को बाजार की कीमत पर बेचा जाएगा। तेल बेचने से मिली रकम का नियंत्रण वह खुद करेंगे। वह ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पैसे का इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों की भलाई में लगे। अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा कि ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को उन्होंने अपनी इस योजना को तुरंत लागू करने के लिए कहा है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार 3 से 5 करोड़ बैरल उच्च गुणवत्ता वाला प्रतिबंधित तेल संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपेगी। इस तेल को उसके बाजार मूल्य पर बेचा जाएगा और उस धन को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मैं नियंत्रित करूंगा और ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इसका उपयोग वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के हित में किया जाए। मैंने ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से इस योजना को तुरंत लागू करने को कहा है। इस तेल को भंडारण जहाजों के जरिए लाया जाएगा और सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका के अनलोडिंग डॉक पर पहुंचाया जाएगा। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की गई है। बीजेपी नेता सामसिक भट्टाचार्य को अध्यक्ष का पद मिला है। इस आपको बताते चले सामयिक भट्टाचार्य को अध्यक्ष का पद मिला। इस संगठनात्मक फेरबदल में बीजेपी नेता सामयिक भट्टाचार्य को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी नेतृत्व में उन्हें ऐसे वक्त में कमान दी गई जब बंगाल में सियासी मुकाबला तेज और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की चुनौती सबसे बड़ी है। बीजेपी का मानना है कि सामयिक भट्टाचार्य के अनुभव और सकारात्मक पकड़ जो है वो बहुत ही मजबूत है संगठनात्मक और साथ ही इसे धार भी मिलेगी और कार्यकर्ताओं ने नई ऊर्जा का संचार भी होगा। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर आयोजित जन सुनवाई के दौरान बच्चों से मुलाकात की। इस अवसर पर बच्चों ने अपने सुझाव और समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने बच्चों की बातों को ध्यान में सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की भलाई और सुरक्षित विकास सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और ये पहल बच्चों की भागीदारी और उनकी आवाज को महत्व देने का उदाहरण बनी। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपको बता दें केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस बैठक को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मुलाकात के दौरान दोनों राज्यों से जुड़े आपसी हितों, विकास कार्यों, केंद्र राज्य समन्वय और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। तो
वहीं सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मिशन कर्मयोगी के तहत उत्तर प्रदेश में अब तक हुई प्रगति और आगे की कार्य योजना की गहन समीक्षा की। ये बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि सरकार अब प्रशासनिक दक्षता को केवल अनुभव नहीं बल्कि निरंतर परीक्षण से जोड़कर देख रही है। बैठक में ये साफ संकेत दिया गया कि आने वाले समय में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के कामकाज का पैमाना बदलेगा। सीएम ने कहा कि मिशन कर्मयोगी पीएम मोदी की एक परिवर्तनकारी पहल है। इसका उद्देश्य ऐसे सरकारी कर्मियों को तैयार करना है जो सिर्फ नियमों का पालन करने वाले नहीं बल्कि समस्या सुलझाने वाले और परिणाम देने वाले अधिकारी हो। उन्होंने कहा कि यह मिशन भारतीय संस्कृति के मूल्यों के साथ आधुनिक वैश्विक सोच को भी जोड़ता है और शासन को ज्यादा संवेदनशील और जवाबदेह बनाता है। तो वहीं देहरादून के राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमांत विकास को लेकर बेहद अहम बयान सामने आया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय को मजबूत बनाना मध्य सेक्टर में एक सक्रिय सैन्य नागरिक विलय रणनीति और विषय पर आयोजन सेमिनार में साफ कहा कि राष्ट्र की रक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब का सामूहिक दायित्व है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों ने हर दौर में इस दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाया है, चाहे वो कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हो या सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां। सीमांत क्षेत्रों के लोग हमेशा देश की पहली ढाल बने हैं। मानना है कि राष्ट्र की रक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी का दायित्व है। सिविल के लोगों का भी उतना ही दायित्व है, देश के हर नागरिक का दायित्व है। हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों ने तो समय समय पर अपने इस दायित्व को बहुत बखूबी निभाने का काम किया है। इसे देखते हुए हमारे सीमांत क्षेत्रों का समग्र विकास हो, नागरिकों के जीवन में सुधार लाना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और उनके सशक्तिकरण की दिशा में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। अनेक नवाचार किए जा रहे हैं इन क्षेत्रों में। आज अनेक आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है, नेटवर्क बनाया जा रहा है, सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिससे न केवल इन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन सुगम हुआ है बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी, व्यापार और आर्थिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी बहुत। तो वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र में ताजा हिमपात हुआ जिससे पहाड़ पूरी तरह से सफेद बर्फ की चादर में ढक गए। पर्यटक और स्थानीय लोग इस मनोहारी नजारे का आनंद लेने के लिए ऊंचे इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं भद्रवाह और आसपास के क्षेत्रों में तापमान काफी गिर गया है जिससे ठंड का प्रवाह महसूस किया जा रहा है। वहीं भारी बर्फबारी के कारण आपको बता दें मुगल रोड पर बर्फ हटाने का अभियान जारी है। प्रशासन ने कहा कि सड़क मार्ग सुरक्षित बनाने के लिए दल लगातार कार्यरत है और यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक शीतलहर और बर्फबारी की संभावना जताई है। साथ ही लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह भी किया गया है। तो वहीं पुंछ और डोडा से ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जहां बर्फबारी का ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। तो वहीं देश के कई हिस्सों में शीतलहर और घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ठंड और कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है। लोग सड़कों पर घरों के पास अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है जिससे सुबह की रूटीन गतिविधियों में परेशानी हो रही है। पूर्वोत्तर भारत में असम की राजधानी गुवाहाटी में सुबह से ही घना कोहरा और शीतलहर का असर देखा गया। तेलंगाना के हैदराबाद में भी लोगों को ठंड और कोहरे की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के अजमेर में सुबह कोहरे की परत से दृश्यता घटी रही। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया। लोग अलाव के आसपास इकट्ठा होकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आम लोगों को ठंड और कोहरे के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है।
बांग्लादेश एक ऐसा देश जो कभी क्रिकेट के मैदान पर जुनून के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही बांग्लादेश सड़कों पर हिंसा, धार्मिक असुरक्षा और क्रिकेट की सियासत, इन तीन मोर्चों पर एक साथ घिरा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले क्यों नहीं रुक रहे? क्या ये सिर्फ भीड़ की हिंसा है या सत्ता की चुप्पी से मिली खुली छूट? और अब आग क्रिकेट तक पहुंच चुकी है। बीसीबी बनाम बीसीसीआई मैदान से बाहर शुरू हो चुकी है एक नई लड़ाई, जिसमें क्रिकेट कम पॉलिटिक्स ज्यादा दिख रही है। जिस बांग्लादेशी क्रिकेट के शाकिब तमीम और मुशफाक जैसे नाम दिए गए, आज उसी क्रिकेट के भविष्य पर सवाल है। और आरोप यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी क्रिकेट की बर्बादी की इबारत कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे बांग्लादेश की सियासत, समाज और क्रिकेट तीनों पर एक साथ पड़ती दरारों की पूरी पड़ताल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, क्यों नहीं थम रही हिंसा? बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू कोई नई आबादी नहीं, ये वही समुदाय है जिसने 1971 की मुक्ति संग्राम में देश की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन आज तस्वीर उल्टी है। मंदिरों पर हमले, हिंदू बस्तियों की आगजनी, मूर्तियों का अपमान और शिकायतों पर प्रशासन की चुप्पी। हर बड़ी राजनीतिक हलचल के बाद सबसे पहले निशाना हिंदू समुदाय क्यों बनता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि बांग्लादेश में राजनीतिक इस्लामीकरण अब सड़क से लेकर सिस्टम तक दिखने लगा है। चुनाव आते ही धार्मिक भावनाओं को भड़काना, बहुसंख्यक कट्टर वोट बैंक को साधना और अल्पसंख्यकों को डर के साए में रखना, ये एक आजमाई हुई रणनीति बन चुकी है। सरकार बार बार कहती है कि कानून व्यवस्था नियंत्रण में है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि हमलों के आरोपी अक्सर खुले में घूमते हैं। और यही संदेश जाता है, हिंसा करने वालों को डरने की जरूरत नहीं। क्रिकेट में एंट्री करती पॉलिटिक्स। अब बात क्रिकेट की, जिसे बांग्लादेश में कभी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज वही क्रिकेट राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट संबंध कागजों में भले दोस्ताना हो, लेकिन जमीनी हालात तनाव से भरे हैं। बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच पिछले कुछ समय से अघोषित टकराव की खबरें सामने आती रही, कभी शेड्यूल को लेकर, कभी दौरे रद्द होने को लेकर, तो कभी बयानबाजी के जरिए। विशेषज्ञों का कहना है कि क्रिकेट को भारत विरोधी राजनीति के औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जब जब बांग्लादेश में आंतरिक अस्थिरता बढ़ती है, तब तक क्रिकेट को भावनात्मक हथियार बना दिया जाता है। क्या यूनुस बांग्लादेशी क्रिकेट को ले जा रहे हैं पतन की ओर? अब सबसे संवेदनशील सवाल, क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेशी क्रिकेट के भविष्य के लिए खतरा बनते जा रहे हैं? यूनुस, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नोबेल पुरस्कार विजेता और सुधारक के तौर पर पेश किया गया, लेकिन आलोचकों का आरोप है कि यूनुस की राजनीति खेल संस्थाओं को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में खींच रही है। बीसीबी में नियुक्तियों से लेकर नीति निर्धारक तक योग्यता से ज्यादा राजनीतिक निष्ठा को तवज्जो मिल रही है। नतीजा, घरेलू क्रिकेट कमजोर, टैलेंट सिस्टम बिखरा हुआ और खिलाड़ियों में असुरक्षा। पूर्व खिलाड़ियों का कहना है, जब क्रिकेट बोर्ड राजनीतिक दबाव में काम करता है तो मैदान पर उसका असर साफ दिखाई देता है। बांग्लादेश की टीम लगातार अस्थिर प्रदर्शन क्यों कर रही है? क्यों नए खिलाड़ी टिक नहीं पा रहे? और क्यों क्रिकेट अब राष्ट्रीय गर्व की जगह विवाद का कारण बनता जा रहा है? भारत पर क्या असर? क्षेत्रीय संतुलन की चिंता। बांग्लादेश की ये अंदरूनी उथल पुथल भारत के लिए सिर्फ पड़ोसी देश की खबर नहीं, भारत की सुरक्षा, पूर्वोत्तर की स्थिरता और क्षेत्रीय कूटनीतिक तीनों इससे सीधे जुड़े हैं। अगर बांग्लादेश में धार्मिक असंतुलन और राजनीतिक कट्टरता बढ़ती है, तो इसका असर सीमाओं के पार भी दिखेगा। और जब क्रिकेट जैसे सॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म पर तनाव पैदा होता है, तो संदेश सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहता। हिंदुओं पर हमले। बांग्लादेश में हिंसा अब अचानक होने वाली घटना नहीं रही, ये एक पैटर्न बन चुकी है। हर राजनीतिक संकट के वक्त, हर सत्ता संघर्ष के दौरे में सबसे पहले खतरे में आती है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। मंदिर टूटते हैं लेकिन बयान औपचारिक होते हैं, घरों में आग लगती है लेकिन कार्यवाही फाइलों में सिमट जाती है, और जब न्याय देर से आता है तो डर समाज में स्थायी हो जाता है। सरकार की सबसे बड़ी नाकामी हिंसा नहीं, बल्कि उस पर स्पष्ट और निर्णायक प्रतिक्रिया की कमी है। जब दोषियों की सजा नहीं मिलती तो अपराध विचारधारा बन जाता है, और जब प्रशासन तटस्थ रहने का नाटक करता है तो पीड़ित खुद को अकेला महसूस करता है। यही वजह है कि बांग्लादेश का हिंदू समाज आज सुरक्षा नहीं। तो सवाल साफ है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कब रुकेंगे? क्रिकेट कब तक राजनीति का शिकार बनता रहेगा? और क्या बांग्लादेश अपने सबसे बड़े ब्रांड क्रिकेट को खुद ही खो देगा? क्योंकि जब समाज बढ़ता है तो मैदान भी सुरक्षित नहीं रहते।
बांग्लादेश आज इसी दोहराए पे खड़ा है और दुनिया, खासतौर पर भारत, इस पर बहुत करीब से नजर रखे हुए। सवाल सिर्फ बांग्लादेश का नहीं रह जाता, सवाल ये है कि क्या कोई देश धार्मिक और सुरक्षा को नजरअंदाज कर वाकई स्थिर रह सकता है? क्या क्रिकेट जैसे राष्ट्रीय जुनून को राजनीतिक औजार बनाकर किसी भी राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित हो सकता है? बांग्लादेश आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां फैसले केवल सरकार को नहीं, समाज को भी करने होंगे, क्योंकि अब अल्पसंख्यक असुरक्षित होते हैं तो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है, और जब खेल सत्ता का हथियार बनता है तो राष्ट्र की पहचान धुंधली होने लगती है। भारत के लिए भी ये सिर्फ पड़ोसी देश की खबर नहीं, ये पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता से जुड़ा सवाल है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश हिंसा और राजनीति के इस चक्र के बाहर से निकलता है या फिर क्रिकेट फिर सामाजिक सौहार्द दोनों की ओर गहराते संकट की ओर धकेल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल। वेनेजुएला के बाद अब सवाल सिर्फ इतना है कि अगला नंबर किसका। सवाल यह है कि दुनिया किस दौर में दाखिल हो चुकी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी अब तक कूटनीतिक गलियारों में ही की जाती थी। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ट्रंप ने किन देशों को दी है खुली धमकी, वेनेजुएला अटैक से दुनिया को क्या संदेश गया, क्या अमेरिका अब ग्लोबल पुलिस से आगे बढ़कर ग्लोबल पनिशर बन गया है, और सबसे अहम सवाल, इस पूरी उठापटक का भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। वेनेजुएला के बाद अब किसकी पारी? वेनेजुएला 303 अरब बैरल तेल का भंडार, लेकिन आज वही तेल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अमेरिका ने ना कोई लंबी जंग लड़ी, ना जमीनी फौज उतारी, एक सटकीय सैन्य ऑपरेशन और देश का राष्ट्रपति अमेरिका की हिरासत में। यही है ट्रंप की नई युद्ध नीति। सीरिया, ईरान, सोमालिया, यमन और अब वेनेजुएला, हर जगह एक ही पैटर्न, लक्षित हमला, तेज एक्शन और तुरंत एग्जिट। अमेरिका अब वियतनाम या अफगानिस्तान जैसी गलती दोहराना नहीं चाहता। लंबी जंग नहीं, लंबा नुकसान नहीं। अब जंग नहीं, सिर्फ मिशन। वेनेजुएला के बाद ट्रंप के बयानों ने दुनिया को चौंका दिया। मेक्सिको, ड्रग कार्टेल के नाम पर सीधी सैन्य कार्रवाई के संकेत। क्यूबा, कम्युनिस्ट सरकार को गंभीर संकट में बताया गया। कोलंबिया, राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर कोकीन के वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने का आरोप। जब ट्रंप से पूछा गया क्या कोलंबिया में भी ऑपरेशन हो सकता है, तो जवाब आया, ये अच्छा विचार लगता है। यही जवाब आज पूरी दुनिया को डरा रहा है। धमकी नहीं, संकेत। सबसे हैरान करने वाली बात, नाटो का सदस्य डेनमार्क, और उसी से ट्रंप की ठन गई है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप फिर आक्रामक हैं। उनका दावा, रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी बढ़ गई है। डेनमार्क इसे संभाल नहीं पा रहा। जब उनसे पूछा गया क्या वेनेजुएला कार्रवाई का मतलब ग्रीनलैंड के लिए समझा जाए, तो ट्रंप का जवाब था, उन्हें खुद समझना होगा। यूरोप के लिए यह सीधा संदेश था, दोस्त भी सुरक्षित नहीं। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन और ट्रंप की चेतावनी, हम पूरी तरह तैयार हैं। ईरान का पलटवार, अगर संप्रभुता टूटी तो जवाब मिलेगा। क्यूबा ने दावा किया, वेनेजुएला ऑपरेशन में उसके 32 अधिकारी मारे गए। ट्रंप का बयान, मादुरो के हटने से क्यूबा की अर्थव्यवस्था और गिरेगी, तेल सप्लाई रुकेगी और दबाव बढ़ेगा। आज ये तय करना मुश्किल हो गया है, अमेरिका किसका दोस्त है और किसका दुश्मन। यूक्रेन, जिसने अमेरिका पर भरोसा किया, अब वही अमेरिका रूस के ज्यादा करीब दिखता है। यूरोप, पुराने रिश्ते कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। अमेरिका अब नैतिकता नहीं, सिर्फ हित देख रहा है। सबसे अहम सवाल, भारत पर इसका क्या असर होगा? वेनेजुएला भारत का अहम तेल आपूर्ति करता रहा है। अगर वहां अस्थिरता बढ़ी तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तेल महंगा, महंगाई बढ़ेगी, डॉलर मजबूत होगा और भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ जाएगा। साथ ही भारत को अपनी कूटनीति बेहद संतुलित रखनी होगी। वेनेजुएला सिर्फ एक शुरुआत है या फिर आने वाले दौर की झलक? ट्रंप की रणनीति ने यह साफ कर दिया है, अब जंग का ऐलान नहीं होगा, सीधा एक्शन होगा। दुनिया के लिए ये चेतावनी है और भारत के लिए सतर्क रहने का संकेत। वेनेजुएला में जो हुआ वो सिर्फ एक देश का सत्ता परिवर्तन नहीं था, वो उस दौर की घोषणा थी जिसमें ताकत अब शब्दों से नहीं,
एक्शन से बोली जाएगी, क्योंकि इस नई विश्व व्यवस्था में ताकत ही नीति है। निकोलस मादुरो को उठाकर अमेरिका ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अब न तो लंबी जंग होगी, न ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महीनों बहस चलेगी। अब फैसला होगा कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में और कभी कभी एक ही रात में। ट्रंप की अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अब डिफेंसिव सुपर पावर नहीं रही, वो अब प्रोएक्टिव और प्री एम्पिटिव पावर बन चुकी है। मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, ग्रीनलैंड, ईरान, आज ये सिर्फ नाम है, लेकिन असल संदेश हर उस देश के लिए है जिसका अमेरिका से पुराना टकराव रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अब दोस्त और दुश्मन की रेखा भी धुंधली हो चुकी है। नाटो का संस्थापक सदस्य डेनमार्क हो गया है या फिर यूक्रेन जैसा सहयोगी। अमेरिका के फैसले अब भावनाओं से नहीं, सिर्फ फायदे के गणित से तय हो रहे हैं। यूरोप बेचैन है, लैटिन अमेरिका डरा हुआ है और एशिया सतर्क हो चुका है। भारत के लिए भी ये वक्त सिर्फ देखने का नहीं, क्योंकि तेल की कीमतें, वैश्विक बाजार, डॉलर की चाल और सामरिक संतुलन, सब कुछ इसी बदली हुई अमेरिकी रणनीति से जुड़ा है। भारत को अब एक तरफ रणनीतिक साझेदारी निभानी है और दूसरी तरफ अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कूटनीतिक स्वतंत्रता से भी बचाना है। वेनेजुएला के बाद सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला नंबर किसका, असल सवाल है कि क्या दुनिया अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां नियम नहीं, रुतबा तय करेगा कि कौन बचेगा और कौन नहीं। और इसी सवाल के साथ ये समझना भी जरूरी है कि ये नई विश्व व्यवस्था किसी एक देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि अब जंग की आहट नहीं आती, जंग अचानक उतरती है। कनाडा जो कभी सपनों की जमीन था, आज वही भारतीयों के लिए सबसे बड़ा डर बनता जा रहा है। कनाडा में रह रहे लाखों भारतीयों के लिए हालात तेजी से बदल रहे हैं। लाखों भारतीयों पर निर्वासन का खतरा मंडरा रहा है और कई लोग पहले ही कानूनी पहचान खोने की कगार पर पहुंच चुके हैं। आइए समझते हैं इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए RN TV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।